नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे सभी बड़ी खबरों की। टॉप न्यूज हेडलाइंस के तहत पीएम मोदी ने किसानों के लिए क्या किया खास, कहां किन राज्यों में कितनी ज्यादा नौकरियां, कहां नहीं, वेदर अलर्ट इत्यादि के तहत सभी बड़ी जानकारियों को बताएंगे एक एक करके। आपको बने रहना हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए रुख करते हैं पहली और बड़ी खबर का। पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को 6,000 की जगह सालाना मिलेंगे 10,000 रुपए। जाने कैसे, मेरे साथ। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अब सालाना 6,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 4,000 रुपए सालाना देगी। इस तरह अब पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले 4,000 रुपए जोड़कर किसानों को कुल 10,000 रुपए सालाना मिल जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 2,000 रुपए की 3 किस्तें किसानों को दी जाती हैं, जबकि राज्य सरकार हर 6 महीने पर 2,000 रुपए उनके बैंक खाते में भेज देती है। यानी कि एक दिन सभी किसानों के खातों में किस्त का पैसा ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं है। इस योजना में करोड़ों किसानों ने पंजीकरण करवाया हुआ है। ऐसे में सभी के खातों में पैसा ट्रांसफर करने में समय लगता है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी को अब तक 6 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और 7वीं किस्त जल्द जारी होने की उम्मीद है। तो ये थी किसानों को लेकर बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं। वहीं इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि सबसे फिट क्रिकेटर्स में विराट कोहली ने बताया जबकि योयो टेस्ट क्या होता है। भारतीय क्रिकेटर्स को उच्च स्तर पर फिटनेस हासिल कराने में कोहली ने बहुत मदद किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस पर बातचीत के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से योयो टेस्ट के बारे में जानकारी ली और यह भी पूछा कि कप्तान को भी टेस्ट देना पड़ता है या छूट है। तो कप्तान की हंसी छूट पड़ी। भारत के सबसे फिट क्रिकेटर्स में विराट कोहली ने बताया कि कैसे योयो टेस्ट ने भारतीय क्रिकेटर्स को उच्च स्तर पर फिटनेस हासिल करने में मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी जी फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ के मौके पर फिटनेस के प्रति जागरूक हस्तियों और विशेषज्ञों से बात कर रहे थे। पीएम मोदी योयो टेस्ट के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने कोहली से यह भी पूछा कि उन्हें भी इससे गुजरना पड़ता है या छूट है। तो पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि आजकल टीम में योयो टेस्ट होता है, यह क्या है। कोहली ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि फिटनेस की नजरिए से यह काफी अहम टेस्ट होता है। हम फिटनेस के वैश्विक स्तर की बात करें तो अभी दूसरी टीमों से हम पीछे हैं और हमें यह स्तर बेहतर बनाना है। सॉफ्टवेयर बताता है कि खिलाड़ी फिट है या नहीं। आपको बता दें कि इस टेस्ट में खिलाड़ी को 2 कोन के बीच लगातार भागना होता है जो 20 मीटर की दूरी पर रहते हैं। जब सॉफ्टवेयर पहली बीप देता है तो खिलाड़ी एक कोन से दूसरे कोन की तरफ भागता है। जब खिलाड़ी दूसरे कोन पर पहुंचता है तो दूसरी बीप सुनाई देती है। इस तरह समय दर्ज होता जाता है और आखिर में फिटनेस टूल के माध्यम से सॉफ्टवेयर बता देता है कि खिलाड़ी फिट है या नहीं। साथ आपको बताते चले कंगना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार, आप तो बहुत तेज हैं, आपको समय क्यों चाहिए। एक्ट्रेस बोली, अदालत ने इतना सोचा मेरे तो आंसू ही निकल पड़े। आपको बताते चले कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीएमसी के खिलाफ लगाई गई कंगना रनौत की अर्जी पर सुनवाई की। एक्ट्रेस ने याचिका ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स में तोड़फोड़ के खिलाफ लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तोड़ी गई प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर कल सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान बेंच ने बीएमसी पर तंज कसा कि आप तो बहुत तेज हैं, फिर आपको इतना समय क्यों चाहिए। अगले हफ्ते अपना पक्ष लेकर पेश होंगे बीएमसी और राउत। जी हाँ, तो ये कंगना को लेकर बड़ी खबर थी। आगे बढ़ते हैं। वहीं यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि 1/3 आरक्षण का दिखने लगा असर। पूरी यूपी में तैयारी से मैदान में उतरेंगी महिलाएं। आपको बताते चलें कि इस बार के पंचायत चुनाव में आधी आबादी पर फिर पूरी तैयारी से उतरेंगी महिलाएं। महिलाओं को पंचायतों में मिले 1/3 आरक्षण का असर अब नजर आने लगा है। पिछले पंचायत चुनाव से लेकर अब तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों के मुकाबले हल्का नहीं रहा है। सुल्तानपुर के विकास खंड मोतीगरपुर की ग्राम पंचायत, दियरा की ग्राम प्रधान सुनीता गुप्ता और हरसायन नागपुर की प्रधान कमला वर्मा को मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। दोनों महिला प्रधानों को क्रमशः 10 से 8 लाख रुपए पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चलें कि बहुत जोरों शोरों से इसकी तैयारियां चल रही है प्रत्येक गांव। ये तो थी कुछ ग्राम पंचायत को लेकर खबरें। आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ यूपी में नौकरियों को लेकर की बड़ी खबर आ रही है। आपको पता चले कि कोरोना काल में रोजगार देने में योगी सरकार नंबर 1। जानिए अन्य राज्यों का हाल क्या है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान ही एमएसएमई क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त के बीच सर्वाधिक नौकरियां देने वाला यूपी नंबर 1 राज्य बन गया है।
यूपी में एमएसएमई क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त के बीच सर्वाधिक 14,616 नौकरियां दी गई, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अब आपको बताते चले कि देश में कोरोना काल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर में कोरोना महामारी के दौरान 1,10,000 लोगों को काम दिया गया है। पीएमईजीडी के जरिए देश भर में वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक 3.5 साल में 15 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन किया गया है। यूपी में एमएसएमई क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त के बीच सर्वाधिक 14,616 नौकरियां दी गई हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। बाकी राज्यों का क्या हाल है वह भी आपको बता देते हैं। रोजगार के मामले में दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर रहा है। यहाँ 11,064 लोगों को नौकरी दी गई है। बिहार में पीएमईजीपी के तहत 3,168, दिल्ली में 72, हरियाणा में 3,008, झारखंड में 1,336 और उत्तराखंड में 2,334 लोगों को रोजगार दिया गया है। यूपी सरकार ने 3 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं। आपको बताते चले हैं कि यूपी में पिछले 15 सालों की सरकारों को देखें तो पिछली सरकारों ने लगभग 2,91,005 नौकरियों का सृजन किया, जबकि राज्य की वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार ने केवल 3 सालों में 3 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं। इसमें अगर 86 लाख से अधिक पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया जोड़ दी जाए तो आंकड़ा 3,086 से भी अधिक हो जाता है। तो ये नौकरियों को लेकर साथ ही साथ बड़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं, आपको बताते वो भी चले। साथ ही साथ कोरोना को लेकर के बड़ी खबरें आ रही हैं, आपको वो भी बताते चलेंगे। भारत में रिकवरी ज्यादा, मृत्यु दर कम, क्यों और कैसे, आइए आपको बताते हैं। कोरोना हमारे डीएनए में मौजूद ACE2 रिसेप्टर पर अटैक करता है। 60% भारतीयों में ये जीन बहुत मजबूत है, इसीलिए हम ज्यादा सुरक्षित हैं। अब आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बता देते हैं। भारत में कोरोना के अब तक 56 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। 90,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना केस भारत में ही पाए गए। लेकिन इन सब के बावजूद एक सुखद बात है कि इस बीमारी में सबसे ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में ही है। आपको बता दें कि कोरोना के 80% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। यही नहीं, देश में मृत्यु दर भी लगातार घट रही है। भारत में मृत्यु दर इतनी कम क्यों है, रिकवरी रेट सबसे ज्यादा क्यों है, इन्हीं बातों का पता लगाने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और उनकी टीम लंबे समय से रिसर्च कर रही है। रिसर्च में पता चला है कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी से ज्यादा कोरोना प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही लोगों के जीन में मौजूद है। यह क्षमता लोगों के शरीर की कोशिकाओं में मौजूद एक्स क्रोमोसोम के जीन ACE2 रिसेप्टर से मिलती है। इसी वजह से जीन पर चल रहा म्यूटेशन कोरोना वायरस को कोशिका में प्रवेश से रोक देते हैं। इस म्यूटेशन का नाम RS2285666 है। भारत के लोगों का जीनोम बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। यहाँ लोगों के जीनोम में इतने यूनिक टाइप के म्यूटेशन है, जिसकी वजह से देश में मृत्यु दर और रिकवरी रेट काफी अच्छी है। चलिए इसी के साथ आपको बड़ी खबरों का भी रुख करवाते हैं, आगे बढ़ेंगे। पंजाब के किसानों ने क्या किया, आइए आपको बता देते हैं। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में किसानों ने शुरू किया रेल रोको आंदोलन। 14 ट्रेनें कैंसिल, कल राज्य बंद। आपको बताते चले कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने 24 से 26 सितंबर तक पंजाब में रेल परिचालन रद्द कर दिया है। 24 से 26 सितंबर तक कोई भी यात्री व पार्सल ट्रेन पंजाब नहीं जाएगी। ट्रेनों को अंबाला कैंट, सहारनपुर और दिल्ली स्टेशन पर टर्मिनेट किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 अहम बिल कृषि बिल के खिलाफ पंजाब के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आज गुरुवार 24 सितंबर से किसानों ने राज्य में 3 दिनों का रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। अमृतसर, फिरोजपुर जिलों में किसान रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। दिल्ली की तरफ से आने जाने वाली गाड़ियां बाधित हो चुकी हैं। किसानों ने 25 सितंबर से यानी शुक्रवार को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। इस वजह से फिरोजपुर रेल मंडल ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर से अनिश्चितकाल के लिए किसानों ने बंद का आह्वान भी कर दिया है। अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में किसान और उनके परिवार के सभी लोग, बच्चे बूढ़े समेत, आज सुबह में ही नजदीकी रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ जाएंगे। एक पत्रकार से बातचीत के दौरान बताया गया कि सरकार हम किसानों से बात नहीं करना चाहती है। किसानों से ही बातचीत में ये बात निकल कर सामने आई है। अगर हम इन कानूनों का स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें जमीन पर लागू नहीं किया जा सकता। हम लड़ते रहेंगे, या लड़ाई 2 से 5 या 10 साल तक भी चलेगी, तभी भी हम लड़ेंगे। सरकार ये मत सोचे कि देश के किसान और मजदूर इन बिलों को स्वीकार कर लेंगे। तो ये तो थी कुछ किसानों को लेकर के बात, आगे बढ़ेंगे। जलमग्न हुई सड़कें, पूर्वोत्तर में बाढ़, मुंबई में पूरी तरह से जल ही जल। यूपी, बिहार समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आपको बताते चलें कि मानसून का मौसम जल्द ही देश से विदा लेने वाला है, लेकिन इस सीजन बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक मानसून के लिए जो सिस्टम तैयार हुआ, उसके कारण 20 राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की स्थिति यह रही कि असम और सिक्किम बाढ़ की चपेट में आ गए।
भारी बारिश के चलते इन राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। बंगाल असम राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भूस्खलन के चलते कई राज्यों से टूट गया है। इस कारण यहाँ कई वाहन फंस गए हैं। राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने के चलते सिक्किम की राजधानी गंगटोक का सड़क संपर्क कालिंगपोंग और सिलीगुड़ी के लिए कट जा चुका है। इस मानसून महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। घंटे मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई 24 घंटे में 280 मिली बारिश दर्ज की गई, जो इस मानसून में एक दिन में सबसे अधिक पाई गई। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने और बादल फटने की भी चेतावनी दे दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि मानसून के समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा होने से पहले एक एंटी साइक्लोनिक विंड पैटर्न तैयार होना चाहिए। इस दौरान बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी, जगह जगह बूंदाबांदी में भी कमी आएगी, या मौसम विभाग के द्वारा बात बताई गई है। तो ये तो थी कुछ वेदर अलर्ट। संबित पात्रा को लेकर की बड़ी खबर आ रही है। संबित पात्रा ने करोड़ों लोगों के सामने कलमा पढ़ लिया, अब ये मुसलमान हो गए, बोले मौलाना रशीदी। तो भाजपा प्रवक्ता ने दिया ये जवाब। आपको बताते चले कि एक से एक बढ़कर तर्क करने वाले संबित पात्रा अब भिड़ गए किससे? मौलाना रशीदी से। बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और पैनलिस्ट मौलाना रशीदी के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान पैनलिस्ट ने संबित पात्रा को कहा कि इन्होंने करोड़ों लोगों के सामने कलमा पढ़ लिया है, अब ये मुसलमान हो गए हैं। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और पैनलिस्ट मौलाना रशीदी के बीच तीखी बहस में क्या कहा संबित पात्रा ने, क्या कहा आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि दंगों की साजिश रची और लोग उसे बिहार का रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं। ये जनी और जामिया वाले राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये लोग जिहाद फैलाना चाहते हैं। SBI ग्राहकों के लिए आ रही है ये बड़ी खबर। आपको बताते चले SBI दे रहा है बिना किसी डॉक्यूमेंट के 50,000 का लोन, वह भी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में। आइए आपको बताते हैं, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोटे कारोबारियों के लिए 50,000 का लोन लेकर आया है, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। SBI के किसी भी ब्रांच में गए बगैर ई-मुद्रा लोन आपको घर बैठे मिलेगा, वह भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के। आइए आपको बताते हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। लघु माइक्रो उद्यमी होना चाहिए। SBI का कम से कम 6 माह पुराना चालू बचत खाता धारक होना चाहिए। अधिकतम ऋण पात्रता राशि ₹1.00 लाख, अधिकतम ऋण अवधि 5 वर्ष। बैंक की पात्रता मानदंडों के अनुसार ₹50,000 तक का ऋण उपलब्ध है। ₹50,000 से अधिक ऋण राशि के लिए औपचारिकताएं पूरी करने ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर 50,000 से अधिक का लेना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, लेकिन अगर 50,000 तक ही लेना है तो आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया सुविधा दिया है ये SBI ने। 50,000 से 1 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदक को शाखा में जाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी ही होंगी, जहां उसका SBI बचत खाता चालू है। और औपचारिकताएं पूरी होने पर आपके मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा, जिसमें आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा। तो ये थी SBI को लेकर के बड़ी खबर, खुशखबरी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए रुख कर लेते हैं कि इस मासूम को बचाने वाले लोको पायलट आखिर कौन है और कितने लोगों को बचा चुके हैं। आपको बताते चले कि नई दिल्ली मालगाड़ी के इंजन के नीचे से मासूम को बचाने वाले रेलवे के लोको पायलट की पूरी देश में तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि बुधवार को वायरल एक वीडियो में मालगाड़ी के इंजन के नीचे फंसे 1-2 साल के मासूम को रेलवे के लोको पायलट दीवान सिंह और असिस्टेंट लोको पायलट अतुल आनंद ने अपनी सूझबूझ से बचाया था। चलती आ रही मालगाड़ी के सामने जैसे ही एक किशोर ने 2 साल के मासूम को फेंका, तभी इन दोनों ने गाड़ी में ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका और बच्चे को बाहर निकाल लिया। अब दिलचस्प बात यह है कि इस मासूम को बचाने वाले असिस्टेंट लोको पायलट अतुल आनंद इससे पहले भी सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि उनके इन्हीं साहसिक कार्यों और सूझबूझ को लेकर कई बार इन्हें सम्मान भी मिल चुका है। तो ये थी मासूम को लेकर खबर। आगे बढ़ते हैं, किसने किया सीएम योगी की तारीफ? आइए आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने की यूपी में प्रवासी मजदूरों की वापसी और कोविड टेस्टिंग को लेकर सीएम योगी की सराहना। आइए आपको बताते हैं।
प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में राज्य में कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी और मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है। यूपी के हर जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर प्रबंधन की कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के संबंध में उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाने और घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार की काफी सराहना किया। पीएम मोदी ने कहा कि संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग का जो प्रदर्शन कोरोना काल में देश ने दिखाया उसको हमें आगे भी जारी रखना है। तो ये थी कोरोना को लेकर के यूपी से जो अपडेट आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में बोला भारत। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि सीमा पार आतंकवाद, खत्म कनेक्टिविटी और ट्रेड में रुकावट, वो 3 चैलेंज हैं जो इस वक्त सार्क देशों के सामने हैं। सार्क देशों को इस चैलेंज से पार पाना होना होगा। अगर ऐसा हुआ तभी हम अपने दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा देख पाएंगे। आपको बताते चले कि इस वर्चुअल बैठक के बाद खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सीमा पर आतंकवाद, खत्म कनेक्टिविटी और ट्रेड में रुकावट हो तो 3 चैलेंज है। और उन्होंने, आपको ट्वीट साइट पर दिख रहा होगा, इस दौरान विदेश मंत्री ने सार्क देशों के सहयोगियों को भारत की तरफ से दी गई मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने मालदीव, भूटान, श्रीलंका का जिक्र किया। भारत की तरफ से साफ किया गया कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा CICA की स्पेशल बैठक के दौरान भी भारत ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान का सख्त जवाब दिया। भारत ने साफ किया कि पाकिस्तान ने एक और फोरम पर भारत के बारे में झूठा नैरेटिव पेश किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का जम्मू कश्मीर संबंधी बयान भारत के आंतरिक और संप्रभुता के मामले में दखलंदाजी है। तो ये थी कुछ पाकिस्तान को लेकर, सार्क को लेकर बैठक की खबरें। आगे बढ़ते हैं। आगे वही एक साथ न्यूज आ रही है। पद्मश्री से सम्मानित परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर बसु का कोरोना से निधन। पीएम ने जताया शोक। विख्यात परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु के निधन पर शोक की इस घड़ी में मैं परमाणु ऊर्जा बिरादरी के साथ हूं। उन्होंने परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत को अग्रणी क्षेत्र में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु के निधन पर शोक प्रकट करते हुए परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत के अग्रणी देशों में स्थापित करने में उनकी जो भूमिका की सराहना की है वो इस प्रकार है। बसु का गुरुवार को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 से निधन हो गया। वो 68 वर्ष के थे। जिस पर प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया, I joined the atomic energy fraternity in grieving the passing away for Dr. Shekhar Basu, a renowned nuclear scientist who played a key role in establishing India as a lead country in nuclear science and engineering. Our thoughts and prayers are with his family and friends. ओम शांति। तो इस प्रकार से कुछ पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया। आगे बढ़ेंगे, आगे रुख करेंगे ब्रेकिंग न्यूज का। आपको हमारे साथ बने रहना है इस बुलेटिन में। वहीं दीपिका पादुकोण को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ड्रग्स मामले में 26 सितंबर को जांच में शामिल होंगी दीपिका पादुकोण। एंटरटेनमेंट लाइव ब्लॉग के जरिए टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी समेत मनोरंजन से जुड़ी हर खबर के तहत आपको बताते चलते हैं कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती उसके भाई सोविक के वकील से गुरुवार को हमें हाईकोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी को जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील सतीश मानसिदे ने हाईकोर्ट से कहा कि एनसीबी को संबंधित ड्रग्स मामले की जांच, राजपूत की मौत की जांच कर सीबीआई को हस्तांतरित करनी चाहिए थी। आपको पता चले कि इस केस में बड़े से बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब यह भी खुलासा हुआ कि दीपिका पादुकोण की भी ड्रग्स जांच होगी। 26 को दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको बताएंगे हर एक अपडेट, आपको बने रहना है। किसानों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि क्यों किसानों की जगह कंपनियों को मिल रहा है पीएम फसल बीमा योजना का लाभ। आइए आपको बता देते हैं। किसान हितैषी बताने वाले 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं तेलंगाना ने नहीं दिया फसल बीमा योजना में अपने हिस्से का प्रीमियम। पैसा देने के बावजूद भारी नुकसान में किसान। आइए बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने के बाद भी कई राज्यों में किसानों को प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अव्वल तो कई इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा पूरा नहीं देती, लेकिन वो भी जब समय पर नहीं मिलता तो किसान कर्ज लेकर खेती करने के लिए मजबूर होते हैं। इसकी बड़ी वजह राज्यों की कार्यशैली है।
आपको बता दें कि देश के 7 बड़े सूबों ने 2018 से लेकर अब तक कई सीजन में अपने हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं किया, जिसकी वजह से किसान संकट में आ गए हैं। केंद्र के पैसे का नुकसान हो रहा है, जबकि इंश्योरेंस कंपनियों को डबल फायदा मिल रहा है। ऐसा कारनामा करने वाले कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासन वाले राज्य शामिल है, जो इन दिनों अपने आप को सबसे बड़ा किसान हितैषी बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना में प्रीमियम के 3 पार्ट किसान, केंद्र, राज्य होते हैं। किसानों को खरीफ फसलों के लिए कुल प्रीमियम का अधिकतम 2%, रबी की खाद एवं तिलहन फसलों के लिए 1.5% एवं कमर्शियल व बागवानी फसलों के लिए 5% भुगतान करना होता है। प्रीमियम की सेफ रकम प्रीमियम सब्सिडी के रूप में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती है। राज्यों की इस कार्यशैली से कंपनियों को सीधा फायदा कैसे, आइए आपको बताते हैं कि अगर राज्य अपनी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते तो वे इस स्कीम से अपने को बाहर कर लें और अपने हिसाब से फसल खराब होने पर मुआवजा दें। केंद्र और किसानों का अपना शेयर जमा होने के बाद भी कंपनी मुआवजा नहीं देती। इस तरह कंपनी फायदे में रहेगी और किसान नुकसान में। केंद्र सरकार का दिया पैसा भी बेकार हो जाएगा। तो ये थी किसानों को लेकर के बड़ी खबर। आइए आपको रुख करवाते हैं कुछ अगली खबरों का, बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं पर मोदी सरकार ने स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया नया कदम। क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स द्वारा चलने वाले मोटर वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के मानकों को अधिसूचित कर दिया है। आपको बता दें कि यह अधिसूचना स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई है और इसके तहत नियमों में सुधार किया गया है। इस संबंध में सूचना देते हुए मंत्रालय ने बताया कि यह कदम देश में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के इस्तेमाल से वाहनों के प्रदूषण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचाएगा, उसमें कमी आएगी। ऐसा वाहनों के निर्माता और आपूर्तिकर्ताओं के पास वाहन परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये थी कुछ बड़े खबर ईंधन को लेकर के। आइए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली खबर। बात कर लेते हैं सर्राफा बाजार। सर्राफा बाजार में सोना 485 रुपए, चांदी हुई 2081 रुपए सस्ती। आइए आपको बता दें, दिल्ली सर्राफा बाजार में आज लगातार चौथे दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आ गई। चांदी 2000 रुपए से ज्यादा सस्ती होकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताते चले कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट कमोडिटीज तपन पटेल ने बताया कि दिल्ली में 24 कैरेट शुद्धता वाले स्पॉट गोल्ड का भाव 485 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हो गया और यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक वाली को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये थी सर्राफा बाजार को लेकर के खबरें। आगे बढ़ते हैं, रुक करिए अगली खबर का। वहीं वर्क फ्रॉम होम को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कर्मचारियों की हालत हो रही है खस्ता, उनके करियर पर पड़ रहा है बुरा प्रभाव। एक सर्वे के मुताबिक घर बैठे काम करने से एक कर्मचारियों के जो काम करने की अवधि है वो घंटों है और काम के घंटों में 8.2% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ दिन में 8 की बजाय 9 से 10 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है। तो कोरोना वायरस के कारण पिछले 6 महीने से कुछ कंपनियां सुरक्षा की दृष्टि से अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम की प्रक्रिया के तहत काम करवाने में जुटी हुई हैं। एक सर्वे के अनुसार घर से काम कर रहे 53% कामकाजी लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से उनके करियर पर बुरा असर पड़ रहा है और यह सर्वे 1625 लोगों ने दुनिया के बड़े बड़े 16 शहरों में किया है और इस सर्वे में 14 सितंबर से 17 सितंबर तक सिर्फ 4 दिन में यह आंकड़ा जुटाया गया है। और सर्वे में पूछे गए प्रमुख सवालों में से एक सवाल यह है कि कंपनी के आंतरिक और बाहरी नेटवर्क और कर्मचारियों के करियर के लिहाज से घर बैठे काम करने का क्या प्रभाव पड़ा है, जिसमें 75% लोगों का मानना है कि घर बैठकर काम करने की प्रक्रिया से कंपनी से इतर उनके बाहरी नेटवर्किंग पर असर पड़ रहा है। वहीं सर्वे में बताया गया कि 53% कर्मचारियों को इस करियर में तरक्की करने में भी बाधा आ रही है क्योंकि काम ज्यादा पड़ रहा है उनके ऊपर और भी घर बैठे काम करने से उनका काम और जीवन का संतुलन डगमगा गया है और उनके शरीर पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। जी हाँ, लगातार एक ही सिचुएशन में बैठने से जो आपकी हड्डियां हैं उन पर भी काफी प्रभाव पड़ता है और हार्वर्ड बिजनेस स्टडी में इस बात की पुष्टि कर चुका है कि यह सर्वे दुनिया के 16 शहरों के तकरीबन 3 मिलियन लोगों पर किया गया है, जिसमें पाया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से काम के घंटों में 8.2% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि 9 से 10 घंटे की शिफ्ट भी बढ़ा दी गई, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और भी एक सामान्य सी स्थिति है कि बिना किसी प्रोफेशनल बैठक के हम अपने काम ईमानदारी भी दिखा रहे हैं, वो भी घर ही बैठे। तो ये थे कुछ वर्क फ्रॉम होम को लेकर खबरें। आगे बढ़ते हैं
साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे वहीं पंजाब को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब राज्य में कितनी नौकरियां मिलने वाली हैं आपको बताएंगे हम इस खबर में। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 8,393 पदों पर होगी प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती। जी हां, पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर है। प्री प्राइमरी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की ओर और बेहतर बनाने के लिए टीचर्स की भर्ती की जा रही है, जिससे शिक्षा विभाग में पहले से ही काम कर रहे वॉलंटियरों को कुछ छूट भी दी जाएगी। कैबिनेट की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई, जिसके अंतर्गत वॉलंटियरों जैसे शिक्षा प्रोवाइडरों, एजुकेशन वॉलंटियरों, EGS वॉलंटियरों, EIE वॉलंटियरों और स्पेशल ट्रेनिंग रिसोर्स STR वॉलंटियरों आदि को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ये लोग अलग अलग शिक्षा स्कीमों, प्रोग्रामों के अंतर्गत निश्चित मेहनतामे पर काम कर रहे हैं और विभाग की तरफ से प्री प्राइमरी अध्यापकों या ETT अध्यापकों की रेगुलर भर्ती के लिए विज्ञापन देने के समय तक काफी ज्यादा तजुर्बा हासिल कर चुके हैं। तो ये थी पंजाब को लेकर के खबर। आगे बढ़ेंगे। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अमल से 5 राज्य ले सकेंगे अतिरिक्त कर्ज। सरकार ने रखी है 4 शर्तें। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने वाले 5 राज्यों को केंद्र सरकार ने 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दे दी है। या 5 राज्य बाजार से ये कर्ज ले सकेंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और त्रिपुरा शामिल है। आंध्र प्रदेश 2,525 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज ले सकेगा, तो तेलंगाना को 2,508 करोड़ रुपए, कर्नाटका को 4,509 करोड़ रुपए, गोवा को 223 करोड़ रुपए, त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे दी गई है। अब इसके लिए शर्तें क्या रखी गई हैं वह भी आपको बता देते हैं। वित्त मंत्रालय की शर्तों के मुताबिक 2% में से 1% अतिरिक्त कर्ज राज्य तभी ले सकेंगे जब राज्य 4 प्रकार के सुधार कार्यक्रम पर पूरी तरह से अमल करेंगे। इन 4 सुधार कार्यक्रमों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, शहरी स्थानीय निकाय सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार करना शामिल है। इन सुधार कार्यक्रमों को समीक्षा केंद्र सरकार करेगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बचे हुए 1% के अतिरिक्त कर्ज राज्य 2 किस्त में ले सकेंगे। पहले किस्त में 0.5% के कर्ज होंगे, जिसे लेने के लिए सभी राज्यों को एक साथ आना पड़ेगा और उन्हें 4 सुधार कार्यक्रमों में से कम 3 पर अमल करने की लिखित गारंटी देनी होगी। बचे हुए 0.5% कर्ज बाजार से लेने की इजाजत केंद्र ने जून में ही दे दी थी। तो ये थी कुछ एक राशन कार्ड एक राष्ट्र को लेकर के खबरें। आगे बढ़ते हैं। मशहूर कवित्री अनामिका अंबर ने क्यों दर्ज कराया FIR? अनामिका अंबर ने अपनी कविताओं के जरिए एक अलग पहचान बनाई हुई है। अब सबको पता ही है, राइट? इस बीच एक शख्स ने अनामिका को बदनाम करने की कोशिश की है। अनामिका ने मामले में FIR दर्ज कराई। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।